हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शिवम, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ब्लैक बुक का हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले हम लोगों ने 3 वीडियो पढ़ चुका है, ये हमारा चौथा वीडियो है। प्राचीन हिस्ट्री का 7वां चैप्टर संगम काल। तो चलिए हम लोग संगम काल के बारे में आज जानते हैं क्या था संगम काल। तो पहला है संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है। तो संगम युग का संबंध जो है वो तमिलनाडु तमिलनाडु यानी दक्षिण भारत में पड़ता है, उसी के इतिहास से है। अगला है आलवार संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई है। तो आलवार संतों की उत्पत्ति जो है ये भी तमिलनाडु राज्य से ही हुई है। अगला है संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था। तो संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का संबंध मुसीरी कहाँ था, मुसीरी में था। अगला है चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो चोल वंश की स्थापना जो है वो विजयालय चोल ने किया था। कौन, विजयालय चोल ने। अगला है प्राचीन चोल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो प्राचीन चोल वंश की राजधानी उरैयूर, कहाँ, उरैयूर था। अगला है चोल राजाओं का शासन कहाँ था। तो चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु में था। कहाँ, तमिलनाडु में था। अगला है किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया देशों पर विजय प्राप्त की। तो ये जो है वो चोल राजाओं ने श्रीलंका पे और दक्षिण पूर्व एशिया पे जो है वो विजय प्राप्त किए थे। अगला है चोल राजवंश की राजधानी क्या थी। तो चोल राजवंश की राजधानी तंजौर है। कहाँ थी, तंजौर। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर यानी तंजौर में स्थित है। कहाँ, तंजौर में। अगला है एरावतेश्वर मंदिर यानी कि डैश एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है। तो एरावतेश्वर मंदिर जो है ये चोल साम्राज्य के मंदिरों का एक अच्छा उदाहरण है। अगला है चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो ये पल्लीछंदम, क्या, पल्लीछंदम के रूप में जो है वो वर्णित करते हैं। अगला है चोल प्रशासन के संदर्भ में बेट्टी बेट्टी शब्द का अर्थ क्या है। तो बेट्टी में कर होता था, कब, चोल प्रशासन के काल में। अगला है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया। तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, राजा राज चोल ने। राजा राज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। अगला है अधिकांश चोल मंदिर डैश को समर्पित थे। तो अधिकांश चोल मंदिर जो है वो किसको, भगवान शिव को समर्पित थे। अगला 15वां क्वेश्चन है गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था। तो गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा जो है वो राजेंद्र चोल था। अगला है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासक के किस राजवंश से जुड़े थे। तो ये भी जो है वो चोल राजवंश से जुड़े हुए थे। कौन, प्रिंस एलारा। प्रिंस एलारा जो थे वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे, वो द्रविड़ शासक के किस राजवंश, तो चोल राजवंश से जुड़े हुए थे। अगला है अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। तो प्रथम भारतीय शासक जो था वो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम क्या किया था, भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, कहाँ, अरब सागर में। अगला है पुहार शहर की स्थापना किस चोल राजा ने की है। तो पुहार शहर की स्थापना जो है करिकाल, कौन,
करिकाल ने किया है। अगला है उत्तर मेरु शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरु शिलालेख से चोल प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है किसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया है? तो ये है थलवाईपुरम तांबे की थाली। क्या है? थलवाईपुरम तांबे की थाली जो है उसमें द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किया गया है। अगला है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक जो है वो पांड्य थे। कौन थे? पांड्य। अगला है शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग शब्द का अर्थ क्या था? तो साला भोग शब्द का अर्थ जो है वो स्कूल के भरण पोषण के लिए दान में दी गई जमीन थी। दान में दी गई जमीन किसके लिए? स्कूल का जो है वो भरण पोषण उससे होता था, उसे क्या कहा गया है? तो उसे साला भोग कहा गया है। अगला है दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो दक्षिण में चोल साम्राज्य का उदय जो है वो 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। अगला है चोल शिलालेख में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मणों को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता है? तो बृहदेय को ब्राह्मणों की दी गई भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला है किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुवेंद वेलन, अरैयर आदि उपाधि दी थी? तो चोल राजाओं को। चोल राजाओं को जो है वो ये चोल राजा जो है वो अमीर जमींदारों को जो है वो मुबेंद वेलन और अरैयर की उपाधि जो है वो दिए थे। अगला है देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर डैश द्वारा बनाया गया? तो ये जो है वो चोल शासक के द्वारा बनाया गया था। अगला है नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनाई गई? तो नटराज की कांसे की मूर्ति जो है वो चोल किसके शासन में ये चोल के शासन में बनाई गई थी। क्या? नटराज की कांसे की मूर्ति। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नटराज की कांसे की मूर्ति जो है वो चोल शासक के काल में बनाई गई थी। अगला है चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये है देवदान। देवदान को जाना जाता है। अगला है चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? तो ये जो है विशिष्ट शैली को द्रविड़ कहा जाता है। तो दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। जैसे इसको और उत्तर भारत की शैली जो है वो नागर शैली में बनी हुई है। तो याद कैसे करेंगे? दक्षिण मतलब द से दक्षिण और द से द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में है और उत्तर भारत के मंदिर जो है वो नागर शैली में बनी हुई है। अगला है चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट के शासकों ने के हमले का सामना करना पड़ा? तो ये जो है वो कृष्ण तृतीय के हमले का सामना करना पड़ा था। अगला है चोल साम्राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? तो ये जो है वो मलिक काफूर चोल साम्राज्य पर जो है वो 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मलिक काफूर जो है वो आक्रमण किया था। अगला है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है वो नैनार किससे? नैनार से संबंधित है। अगला है संगम राज्य चेर से किस शासक का संबंध नहीं है? तो चेर से जो है वो नेडॉन का संबंध नहीं था। वो ऑप्शन के अनुसार नेडॉन इसका आंसर होगा। अगला है चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये जो है वो राज चोल थे, जो कि चोल राजवंश से जो है वो पहले उभर कर बाहर आए थे। आगे देखते हैं। आगे है राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था?
तो राजेंद्र प्रथम जो है वो राजराज प्रथम का पुत्र था। अगला है, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप में गंगा का विजेता कहा जाता है? तो राजेंद्र चोल को जो है वो गंगा का विजेता कहा जाता है। अगला है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? तो ये भी जो है वो राजेंद्र प्रथम थे। अगला है, चोल शिलालेख में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? तो ये जो है वो शाला भोग को जो है वो विद्यालय के रख रखाव की भूमि के रूप में जाना जाता था। अगला है, चोल साम्राज्य ने ज्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो ये जो है वो दक्षिण में, चोल साम्राज्य जो है वो भारत के दक्षिण क्षेत्र में ज्यादातर शासन किया था। अगला है, चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसको ये जो है वो बेलन बगई को जाना जाता है। अगला है, संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? तो संगम साहित्य जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है। आगे है, तो ये हमारा संगम काल अब समाप्त हुआ है। आगे है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो श्री गुप्त को माना जाता है। अगला है, गुप्तों की राजा दरबार की भाषा क्या थी? यानी गुप्तों के राज दरबार की भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत भाषा थी। अगला है, गुप्त काल में चांदी में कौन सा सिक्का जारी किया गया था? तो चांदी के सिक्के का नाम जो है वो रूपक था। कब? गुप्त काल में। अगला है, किस राजवंश के सिक्कों से संगीत के प्रति उनके प्रेम का पता चलता है? तो ये जो है वो गुप्त काल के सिक्कों से जो है वो संगीत के प्रति उनका प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा था। अगला है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर किस वाद्ययंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को जो है वो बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में सिक्के डैश में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जो है वो सोने के जारी किए गए थे। अगला है, किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये जो है वो गुप्त साम्राज्य को जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? तो अजंता की चित्रकारी जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता गुफा जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। अगला है, अजंता की गुफाओं का निर्माण डैश में हुआ था? तो अजंता की गुफा का निर्माण जो है वो गुप्त काल में ही हुआ था। अगला है, गुप्त काल के चित्रकारी के सर्वोत्तम नमूने किस स्थान पर देखे गए हैं? तो सर्वोत्तम नमूने जो है वो अजंता में देखे गए हैं। अगला है, गुप्त वंश क्यों प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश जो है वो कला और वस्तुकला दोनों के लिए प्रसिद्ध था। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से किस शहर को दहेज के रूप में प्राप्त किया था? तो लिच्छवियों से जो है वो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो लिच्छवियों से पाटलिपुत्र को जो है वो दहेज में प्राप्त किया था। अगला है, लिच्छवी दहित्र
किसे कहा जाता है? तो लिच्छवी दहित्र जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसको समुद्रगुप्त को। गुप्त शक की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त शक की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला है महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अपनी जीत के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो कौन है? समुद्रगुप्त को माना जाता है भारत का नेपोलियन। कह रहा है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपाधियों दर्ज है जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये जो है इलाहाबाद स्तंभ में, इलाहाबाद के स्तंभ में ये दर्ज किया गया है, ये लिखा गया है कि उसकी विजय के लिए, मतलब वो जो जीता था उसके लिए जो है उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना जो है वो हरिसेन। कौन? हरिसेन ने की थी। अगला है आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और बराहमहीर के प्रसिद्ध नाम किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? तो ये जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कौन कौन? आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और बराहमिहिर थे। अगला है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा कौन था? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त राजा जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? फाहियान। फाहियान किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगला है कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो ये इसकी स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। कुतुब मीनार परिसर, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो दिल्ली में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के स्तंभ की स्थापना जो है वो कुतुब मीनार में जो स्तंभ है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है बराहमिहिर का पंच सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बराहमिहिर का पंच सिद्धांत जो है वो खगोल विज्ञान, किससे? खगोल विज्ञान से संबंधित है। अगला है गुप्त काल में एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया कौन थे? तो गुप्त काल में शून्य का आविष्कार करने वाला कौन? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। अगला है आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा की चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के देवता के रूप में धन्वंतरी को सम्मानित किया गया। अगला है कौन सा साहित्य कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो मेघदूतम। मेघदूतम जो है वो कार्य शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त राजा ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये कौन थे? स्कंद गुप्त जो थे वो भारत को हुन आक्रमण से रोके थे। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा है। कह रहा है गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो गुप्त काल के बाद जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय भारत में किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि विश्वविख्यात विद्यालय जो है वो कहाँ है? बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
अगला है पंचतंत्र की कहानियां का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र किनके द्वारा? विष्णु शर्मा, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र है। अगला है डैश एक गुप्त शासक था। तो विक्रमादित्य। कौन? विक्रमादित्य जो है ये एक गुप्त शासक था। अगला क्वेश्चन है महान भारतीय कवि नाटककार महाकवि कालिदास ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें कुछ पुस्तक है अभिज्ञात शकुंतलम, अभिज्ञात शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमो वर्षियम और कुमार संभवम। ये जो है वो चारों पांचों किताब बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कालिदास द्वारा रचित कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमो वर्षियम और कुमार संभवम। अगला क्वेश्चन है मालविकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? तो मालविकाग्नि मित्र के लेखक कालिदास हैं। अगला है डैश राज्य कला आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिसे संस्कृत में लिखा गया था कौटिल्य को पारंपरिक रूप से इसके लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता। तो ये जो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नाम अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीतिक के बारे में लिखा गया है और इसको लिखने वाले कौन है? कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी है। खास करके ये जम्मू कश्मीर के राजनीतिक के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले पीआई के मान की गणना किसने की थी? तो सबसे पहले पीआई के मान की गणना जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। और आर्यभट्ट ने क्या किया थे? तो आर्यभट्ट जो है वो शून्य का भी आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किए थे। अगला क्वेश्चन है बारहमहीर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बारहमहीर जो है वो बृहत्तम संहिता, कौन सी? बृहत्तम संहिता किसके द्वारा रचित है? बारहमहीर के द्वारा रचित पुस्तक है। अगला है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो भाई गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे? तो राजा हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री दोनों थे। अगला प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक भी जो है वो कालिदास ही है। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक कौन थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य के दूसरा नाम जो है वो चाणक्य भी है और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक के बारे में लिखा गया है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार का निर्माण किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने किया था। कौन? कुमार गुप्त ने किया था। और इसका विध्वंस कौन किया था? तो वो बख्तियार खिलजी जो है इसका विध्वंस किया था। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र डैश था। तो उस चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है वो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा विष्णुगुप्त है। अगला विक्रमादित्य
विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? तो विक्रमादित्य के दरबार में सूरदास जो थे वो विक्रमादित्य के दरबार में नहीं थे। अगला है, गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात योग्य नहीं थी? तो वो वस्तु टीन थी। कौन सी वस्तु? टीन, जिसे टीना भी कहते हैं। टीना जो है वो निर्यात के योग्य नहीं था। अगला है, सुल्तानगंज बिहार में, मतलब भागलपुर के पास है सुल्तानगंज जो है वो। सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा डैश कला की है? तो सुल्तानगंज में जो है वो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा खोजी गई है वो गुप्त काल से संबंधित है। अगला है, ब्रह्मगुप्त ने किसको संदर्भित करने के लिए कुट्टाका और कुट्टाका गणिता शब्दों का इस्तेमाल किया? तो ये जो है वो बीज गणित को संदर्भित करने के लिए कुटाका और कुटाका गणितों का जो है वो संदर्भित किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त काल दशावतारम मंदिर, जिसे उत्तर भारत में सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो देवगढ़, कहाँ? देवगढ़ में स्थित है। अगला है, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किया जाने वाला हल कर था? तो ये जो था वो हलीवा कर था। क्या था? गुप्त शासक जो है वो हलीवा कर नामक एक जुर्माना लगाया जो हल के मालिक द्वारा प्रत्येक किसान द्वारा भुगतान किया जाने लगा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो गुप्त काल यहाँ पे खत्म हो जाता है और अगला फिर अब आ जाता है प्राचीन इतिहास का 9वां चैप्टर, जो कि इसमें दिया है वर्धन वंश। तो आइए वर्धन वंश के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, डैश अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे? तो वो थे कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे वो अंतिम बौद्ध राजा थे जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे। अगला है, हर्ष ने अपनी राजधानी को डैश से डैश में स्थानांतरित किया था? तो हर्ष जो है वो अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ? कन्नौज, कहाँ? कन्नौज में जो है वो स्थानांतरित किया था। अगला है, हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उसके दरबारी कवि डैश ने संस्कृत में की है? तो हर्ष चरित्र जो है वो हर्षवर्धन की एक जीवनी है और उसकी रचना कौन की है? उसकी रचना जो है वो बाण भट्ट ने की है। कौन? बाण भट्ट। अगला है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक जो है वो कौन है? बाण भट्ट। बाण भट्ट जो है वो कादम्बरी के लेखक हैं। अगला है, हर्षवर्धन के काल यानी 6ठी शताब्दी के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? तो ये जो है ह्वेन सॉन्ग, जिसे सुंग युंग भी कहते हैं। तो ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखिए हर्षवर्धन ह से ये भी है और आया जो है ह्वेन सॉन्ग, तो ये भी हर्ष से है। तो दोनों ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेन सॉन्ग, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सॉन्ग आया था। अगला है, तीर्थयात्रियों के राजकुमार का नाम किसको दिया गया है? तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार जो है वो ह्वेन सॉन्ग को ही कहा गया है। अगला है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? तो जो है वो ह्वेन सॉन्ग, हर्ष जो है वो कन्नौज सभा आयोजित किए थे वो ह्वेन सॉन्ग के सम्मान में ही आयोजित किए थे। अगला है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया? तो हर्षवर्धन जो है वो अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में
किया था। अगला 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो ये था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पे जो है वो हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि जो है वो क्या थी? मतलब कि 606 से 647 ईस्वी तक थी। अगला है, किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था? तो नागानंद संस्कृत भाषा में जो है वो नाटक लिखा था वो कौन था? हर्षवर्धन ने ही लिखे थे। अगला है, चीनी यात्री हेनसोंग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये जो है वही क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछा है कि हेनसोंग जो है वो किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। अगला है, 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर चढ़े। तो ये जो है वो राज्यवर्धन अपने भाई यानी हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो वो जो है वो थानेश्वर और कन्नौज का सिंहासन भी अपना लिए थे। अगला है, 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूद राजा द्वारा डैश के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये जो है वो सामंत के रूप में, किस रूप में? सामंत के रूप में जो है वो स्वीकार किया गया है। तो ये हमारा जो है वो आज का 3 चैप्टर हम लोग कवर किए। कौन कौन? संगम काल, गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।